Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 20th of September 2021. तो गाइज आज है तारीख 20 सितंबर 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, फेरो आइलैंड्स को काफ़ी चर्चा में है, तो अच्छे से मैप में देखना, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ है ये भी देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, और पंजाब लगातार 2 दिन से चर्चा में है। आपको मालूम होगा जो पंजाब के पहले वाले चीफ मिनिस्टर थे अमरिंदर सिंह जी, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। नाउ अब यहाँ पर एक नए चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं और ये पंजाब के 16वें चीफ मिनिस्टर होंगे। 16वें तो चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन साथ ही साथ ये पहले दलित चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं। नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। तो इस आर्टिकल को आगे कवर किया गया है एडिटोरियल पर, वहाँ पर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। मैं आपको डिटेल में वहाँ पर समझाने वाला हूँ। 2 जगह आर्टिकल कवर करने से कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ पर एक तरीके से टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, और आप अपने एग्जाम से कैसे रिलेट कर सकते हो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको वहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके बाद आता है एक आर्टिकल, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला आर्टिकल देखो, इस आर्टिकल में चर्चा करी गई एनआरसी के बारे में। एनआरसी हम लोग समझेंगे, फॉरेनर ट्रिब्यूनल समझेंगे, मुद्दा क्या है उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो असम के अंदर एक फॉरेनर ट्रिब्यूनल है जिसको बोला गया है असम फॉरेनर ट्रिब्यूनल। असम का जो ये एफटी है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल है, इसने बोल दिया जो भी एनआरसी है वो फाइनल है। अब यहाँ पर आपको मालूम होगा जो ये एनआरसी असम है, बेसिकली जिसका नाम ले रहा हूँ मैं, एनआरसी असम है, इसको पब्लिश किया गया था 2019 में। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी भी जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उसने कोई भी ऐसा एक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि जो ये वाला एनआरसी है वो एक फाइनल तौर पर देखा जाएगा या फिर एक फाइनल एनआरसी है। ऐसा अभी कोई भी लीगल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। लेकिन असम के अंदर जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है इसने बोल दिया जो भी यहाँ पर एनआरसी है ये अभी के टाइम का वो बिल्कुल फाइनल है, ऐसा इसके द्वारा ये बोला गया। उस वजह से चर्चा में आगे हम डिस्कस करेंगे। अब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एनआरसी का बैकग्राउंड देखेंगे, फॉरेनर ट्रिब्यूनल के बारे में समझेंगे, तो एक एक चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी। पहले हम लोग एनआरसी के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं। देखो, ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनआरसी का कुछ बैकग्राउंड देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं। तो ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है ये 1951 के अंदर प्रिपेयर किया गया, और आप कह सकते हो कि इसको पहली बार एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था 1951 सेंसस ऑफ इंडिया के बाद में। आसाम पहला स्टेट बना जहां पर आप कह सकते हो ये अपडेट किया गया एनआरसी को, सबसे पहली बार असम के अंदर अपडेट किया गया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर असम के अंदर अपडेट करने के पीछे का पर्पज़ क्या था, तो देखो बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो बांग्लादेश के अंदर से लोग हैं वो यहाँ पर इंडिया के अंदर आ रहे थे, ठीक है, असम के अंदर एंटर कर रहे थे। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर इस एनआरसी का इंट्रोडक्शन किया गया। तो मेन पर्पस इसका यही था कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स है उनको यहाँ पे एक तरीके से उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, इलीगल माइग्रेंट्स कौन कौन है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मेन फोकस में रखी गई थी एनआरसी के अंदर। अब यहाँ पर जो ये मेन ऑब्जेक्टिव था एनआरसी अपडेट के पीछे का, मैंने आपको बताया, आइडेंटिफाई करना कौन कौन इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश से निकल कर आए हैं। 1971 के अंदर जो वॉर हुई थी उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारे जो लोग हैं वो निकल कर आए, असम के अंदर आ रहे थे बहुत सारे लोग, ठीक है। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करना और वापस से डिपोर्ट करना कि कौन कौन इलीगली आए हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको वापस से डिपोर्ट करने का काम यहाँ पर बोला गया एनआरसी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि मान लो कौन सा व्यक्ति है और या फिर कौन सा ऐसा पर्सन है कि वो अपने आप को प्रूव कर सकता है कि हाँ वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के पास देखो बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट, एलआईसी पॉलिसी, इसमें से कुछ ये ऐसी सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, या फिर रेफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लैंड एंड टेनेंसी रिकॉर्ड्स, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, गवर्नमेंट इशूड लाइसेंस और सर्टिफिकेट, बैंक, पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स, यहाँ पर कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जिसके बेसिस पर यहाँ पर आप कह सकते हो ये बोला गया अ पर्सन कैन ऑल्सो कैन प्रेजेंट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ ऑफ हिज और हर सिटीजनशिप। तो यहाँ पर क्या होगा, पर्सन के पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे प्रूव हो कि उसकी सिटीजनशिप क्या है। ओके, देन
उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, लगातार माइग्रेशन हो रहा था असम के अंदर, बहुत सारे लोग असम के अंदर आ चुके थे। अब क्या हुआ, बहुत सारे लोग असम के अंदर, जो असम के खुद के अंदर तो जो लोग थे, ठीक है, वो लोग ये मुद्दा उठाने लगे। तो उस बेसिस पर असम अकॉर्ड करा गया था 1985 में। आपको याद होगा, पहले मैंने असम अकॉर्ड के बारे में पढ़ाया है। तो यहाँ पर 1985 के टाइम पर जो ये असम अकॉर्ड है, इसको साइन किया गया था जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है इनके द्वारा, साथ ही साथ ऑल असम गाना संग्राम परिषद है इसके द्वारा। तो यहाँ पर इसको साइन किया गया। फिर उसके बाद आप कह सकते हो मेन फोकस यहाँ पे रखा गया था कि मान लो कोई भी फॉरेनर है, ठीक है, उसको यहाँ पर सिटीजनशिप दी ही जा सकती है, उसमें उसको राइट टू वोट भी दिया जा सकता है, लेकिन वो असम के अंदर आया हो, लेकिन कब आया हो, 1951 से लेकर 1961 के बीच में, ठीक है। अगर इसके बाद यहाँ पर असम के अंदर किसी की एंट्री हुई है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर ये स्टेटस नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इस असम अकॉर्ड के अंदर बोला गया, देखो बहुत सारे लोग थे असम के जो कि बोल रहे थे बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर बोला गया कि मान लो कोई भी फॉरेनर व्यक्ति है, उसको सिटीजनशिप मिल सकती है, पूरी सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि उसको एक तरीके से वो इंडिया के अंदर आया हो, असम के अंदर आया हो, ठीक है। असम के अंदर कब आया हो, 1951 से लेकर 1961 के बीच में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कोई भी फॉरेनर है असम के अंदर माइग्रेट हुआ हो, लगभग 1961 से लेकर 1971 के बीच में भी अगर माइग्रेट हुआ होगा, उसको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन फ़र्क यह है यहाँ पर उसको राइट टू वोट नहीं मिलेगा, ठीक है। ऊपर यहाँ पर क्या था, इसको राइट टू वोट मिल रहा है जो कि 51 से 61 के बीच में आया है, लेकिन जो 61 से 71 के बीच में आया है उसको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, उसको राइट टू वोट नहीं मिलने वाला, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई। देन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, फिर इसमें यह भी बोला गया इस अकॉर्ड के अंदर कि जो लोग 1971 के बाद आए हैं, ठीक है, अब जो 1971 के बाद आए हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उनको यहाँ से वापस से भेज दिया जाएगा जहाँ से आए, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बहुत बवाल भी हुआ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो बवाल हुआ लेकर कि यहाँ पर जो पिटीशन वगैरह फाइल करी गई। फिर उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप एक फाइनल एनआरसी का अपडेट करो, एक फाइनल एनआरसी तैयार करो। कंट्रोवर्सी हो गई एनआरसी को लेकर, काफ़ी हद तक ये विवाद छिड़ा था। आपको मालूम होगा साल 2019-20 की शुरुआत में भी और साल 2019 के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले। तब जाकर आप कह सकते हो यहाँ पर जब एनआरसी, एक फाइनल एनआरसी को 31 अगस्त 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था सुबह के 10 बजे, तो काफ़ी हद तक कंट्रोवर्सीज यहाँ पर देखने को मिली थी। नाउ उसी एनआरसी की यहाँ पे बात हो रही है, जो असम के अंदर एक तरीके से असम का फॉरेनर ट्रिब्यूनल है, वो ये बोल रहा है जो एनआरसी जो 2019 के अंदर एनआरसी असम को पब्लिश किया गया था वो एक फाइनल एनआरसी है, ठीक है, वो फाइनल एनआरसी है। हालांकि यहाँ पर आप कह सकते हो कि अभी भी जो बहुत सारे जो एक तरीके से रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया है, ये यहाँ पर अभी भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसने जारी नहीं करी है इसको लेकर। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है, एनआरसी के बारे में। अब यहाँ पर क्या है ना, फोकस एक चीज़ का रखना, ज़्यादा कंफ्यूजन बिल्कुल ही मत पालना। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का मेन मकसद यही है कि जो आइडेंटिफाई करना जो भी असम के अंदर इलीगली माइग्रेट कर चुका है, इलीगल तरीके से जो भी लोग आए हैं, बांग्लादेश से निकल कर आए हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का काम किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं असम का ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल क्या है। तो ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ट्रिब्यूनल एक पॉइंट है, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है असम के अंदर, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो ट्रिब्यूनल्स होता है ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है और इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम भी यही है कि यहाँ पर कोई भी पर्सन अगर इलीगल तरीके से स्टे कर चुका है तो उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना कि हाँ वो इलीगल तरीके से आया है, ठीक है। मान लो कोई फॉरेनर है, उसका पता लगाना कि वो फॉरेनर है या नहीं है, तो मेन काम यहाँ पर ये काम करता है ट्रिब्यूनल। तो आपको ध्यान रखना है जिसका नाम है फॉरेनर ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो फॉरेनर ट्रिब्यूनल का मेन काम यह हुआ आइडेंटिफाई करना लोगों को। उसके बाद यहाँ पर बोला गया देखो कोई भी इंडिविजुअल हो जिसका फाइनल एनआरसी के अंदर नाम नहीं है, ठीक है, क्योंकि फाइनल जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है अगर उसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल का नाम नहीं है तो वो अपने केस को अपील कर सकता है फॉरेनर ट्रिब्यूनल के अंदर, अपने केस को यहाँ पर एक तरीके से और ऊपर ले जा सकता है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल के अंदर इसकी सुनवाई करवा सकता है, ठीक है। असम ने, आपको मालूम होगा ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल को सेटअप किया है। असम ने ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल को क्यों सेटअप किया गया, इसने सेटअप इसलिए किया ताकि देखो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं एनआरसी को लेकर। जो एनआरसी की एक अपडेटेड लिस्ट आई उसमें लगभग 19.06 लाख लोगों को यहाँ पर अलग कर दिया गया। इस लिस्ट से ये लेफ्ट आउट है, एनआरसी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप कह सकते हो कि इनके यहाँ पर केसेस को हैंडल करने के लिए फॉरेन ट्रिब्यूनल को बनाया गया था। और यहाँ पर ये जो फॉरेन ट्रिब्यूनल बनाया गया ये कौन से प्रोविजंस के अंडर बनाया गया, तो प्रोविजंस ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के अंडर में यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल है ये इसलिए बनाया गया, इसके पास पावर ये है कि यहाँ पर ये डिक्लेयर कर सके किसी भी पर्सन को कि हाँ ये फॉरेनर है, ये इंडिया का सिटीजन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसको बनाया गया था। नाउ फॉरेनर ट्रिब्यूनल के अंदर मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, याद रखना।
फॉरेनर ट्रिब्यूनल के अंदर जो हर एक फॉरेनर ट्रिब्यूनल का मेंबर होता है, इसको अपॉइंट किया जाता है फॉरेनर ट्रिब्यूनल एक्ट 1941 के अंडर में। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसके अंडर में यहाँ पर फॉरेनर ट्रिब्यूनल के मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। जो मेंबर है वो यहाँ पर एक रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर हो सकता है, जो आसाम जुडिशियल सर्विस है उसका। ठीक है, आसाम के फॉरेनर ट्रिब्यूनल की बात करें तो डेफिनेटली आसाम का जो जुडिशियल सर्विस है वहाँ का एक रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर हो सकता है, या फिर कोई सिविल सर्वेंट हो सकता है, मतलब एक हाई कैटेगरी का। ठीक है, जिसको एक जुडिशियल एक्सपीरियंस हो, या फिर कोई एडवोकेट हो सकता है जब लगभग उसकी 35 साल की उम्र हो और लगभग 7 साल का उसको एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पर ये लोग हो सकते हैं जिनको मेंबर बनाया जा सकता है इस फॉरेन ट्रिब्यूनल का। और खास बात यहाँ पर ये भी है, मान लो कोई भी मेंबर है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर फॉरेन ट्रिब्यूनल का ये मेंबर बना रहे हैं, तो उसको यहाँ पर ज़रूरत यह है कि कुछ नॉलेज आनी चाहिए आसाम की लैंग्वेज के बारे में, आसमीज़, बंगाली, बोडो, इंग्लिश के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ जो फॉरेनर्स का इशू हुआ हो उसकी कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी उसको होनी चाहिए, ताकि ये जो केसेस है इनको अच्छे से हैंडल कर सके। तो ये मुद्दा है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो ये मुद्दा यहाँ पर आसाम का फॉरेन ट्रिब्यूनल का सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है। इन्होंने बोला जो भी एनआरसी आसाम पब्लिश हुआ था साल 2019 में वो बिल्कुल फाइनल है, उसी के बेसिस पर आगे काम चलने वाला है। ओके, नाउ जो यही आर्टिकल बिल्कुल सेम आर्टिकल एनआरसी को लेकर मैंने एक पिक्चर भी पब्लिश कर दिया यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर। पिक्चर को आप देख सकते हो, वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। एनआरसी क्या है, एनआरसी आपको मालूम चल गया है। और उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से एनआरसी एक लिस्ट है सारे इंडियन सिटीजन्स की, जहाँ पर इंडियन सिटीजन्स रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, एनआरसी पहली बार प्रिपेयर करी गई थी 1951 में, लेकिन उसके बाद प्रॉपरली इसको रिवाइज़ किया गया पहली बार असम के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्यों प्रॉपर रिवाइज़ किया गया वो आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारे लोग बांग्लादेश से आ रहे थे, इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे थे, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर एक काम किया गया था। क्या क्या ज़रूरत होती है वो सब यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक पिक्चर के थ्रू भी मिल जाएगी, साथ ही साथ वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर एज अ नोट्स की फॉर्म में भी मिल जाएगी, जहाँ पर आप लोग लिख कर रख सकते हो। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल में चर्चा हो रही है एनसीआरबी के द्वारा एक डेटा लाया गया है। डेटा में पता ये लगा 1.2 लाख डेथ हुई हैं रोड एक्सीडेंट्स में। मतलब इतनी डेथ सिर्फ और सिर्फ रोड एक्सीडेंट की वजह से हुई है साल 2020 में। साल 2018 की बात करें, साल 2019 की बात करें, साल 2020 की बात करें, तो बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं एक्सीडेंट की वजह से। ऐसा यहाँ पर डेटा पब्लिश किया गया है एनसीआरबी के द्वारा। एनसीआरबी की फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डेटा दिया गया साल 2020 के अंदर। क्या बताया मैंने आपको, दिखा दिया है। बोला गया एनसीआरबी के द्वारा पिछले 3 सालों के अंदर लगभग 4 लाख के आसपास लोगों की जान गई है सिर्फ और सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। और ये आप कह सकते हो डेटा बहुत बड़ा डेटा है, जो कि आप लोग अपने एग्जाम में एज अ एग्जाम्पल भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और ये अलग अलग साल का डेटा बताया गया है, जैसे कि 1.2 लाख डेथ हुई है 2020 में, और उसके बाद 1.36 लाख डेथ हुई है 2019 में, और 1.35 लाख डेथ हुई है 2018 में। तो मतलब इतनी ज़्यादा डेथ हो रही है एक्सीडेंट्स की वजह से। तो यहाँ पर एक डेटा है बेसिकली, और ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। बट एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बन जाती है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जिस बॉडी ने ये डेटा पब्लिश किया है उसके बारे में पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एनसीआरबी ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फुल फॉर्म आपको पता चली गई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसको बनाया गया था 1986 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका मेन काम क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना क्राइम्स को लेकर या क्रिमिनल्स को लेकर, एक तरीके से डेटा पूरी पब्लिश करता है ये। इसको सेटअप किया गया था एक रिकमेंडेशन के ऊपर। वो रिकमेंडेशन था नेशनल पुलिस कमीशन का, और उसके बेसिस पर यहाँ पर इसको सेटअप किया गया। मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा डेटा लेकर आता है, एक कॉम्प्रहेंसिव स्टैटिस्टिक्स तैयार करता है क्राइम के ऊपर। मतलब कंट्री के अंदर कितना क्राइम हुआ है, किस कैटेगरी के अंदर क्राइम देखने को मिला, विमेन के प्रति कितना क्राइम देखने को मिला, लॉकडाउन के अंदर कितना क्राइम हुआ, उसको लेकर ये डेटा पब्लिश करता है पूरे साल का। ओके, तो ये आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। एक आर्टिकल आपको छोटा सा ये देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल में एक छोटा सा स्टेटमेंट है। जब से यहाँ पर जो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है निपुण भारत स्कीम को जुलाई 2021 के अंदर, यहाँ पर मेन फोकस था कि जो फाउंडेशन लिटरेसी है उसको इम्प्रूव करना, जो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करने का यहाँ पर बताया गया था। तो यहाँ पर बोला गया जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं ना, उनकी जो पॉपुलेशन लगभग 46% ऑफ पॉपुलेशन हो चुकी है। तो हिंदी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर हिंदी बोली जा रही है, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हालांकि बहुत सारी जगह पर इस चीज़ का एक तरीके से विरोध भी होता है, प्रोटेस्ट भी होता है कि यहाँ पर कि देखो हिंदी को इम्प्लीमेंट करा जा रहा है, हर चीज़ यहाँ पर हिंदी में देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर साउथ इंडिया वाले रीजन में आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आज के टाइम पर आप देख पाओगे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है
कि जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर उनका कहना यह है कि देखो आपको जो लैंग्वेजेस हैं हिंदी के अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, उनको आपको प्रमोट करना चाहिए, उन लैंग्वेजेस को भी आपको बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया तो हिंदी यहाँ पर एक तरीके से थोड़ा सा हिंदी के अंदर गेन देखने को मिला है, क्योंकि जो बहुत सारी पॉपुलेशन है वो इधर से उधर जाती है। ठीक है, आप मान लो यहाँ पर इधर की साइड से बिहार की साइड से केरला गए तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बहुत यहाँ पर हिंदी का जो एक तरीके से ऑरिजिन है वो देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर। लेकिन अब हम लोग हिंदी के रिगार्डिंग कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो सकता है। हिंदी जो है वो लिखी गई है देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के तौर पर इसको अडॉप्ट किया गया था 14 सितंबर 1949 में। तो 14 सितंबर 1949 में हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर अडॉप्ट किया गया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जिन्होंने यहाँ पर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि काका कलेलकर हो गए, मैथिली शरण गुप्ता जी हो गए, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गए जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इसके अंदर। और हिंदी जो को यहाँ पर एक ऑफिशियल दूसरी यहाँ पर लैंग्वेज आपको हिंदी के अलावा इंग्लिश जो है एक दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी। आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। हिंदी हमारी 8वीं शेड्यूल के अंदर जो आप कह सकते हो कि हिंदी जो है एक हमारी 8th शेड्यूल लैंग्वेज है। 8th शेड्यूल के अंदर कितनी लैंग्वेजेस है नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसका आंसर। तो ये हमने देखा। हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात करें तो हिंदी का जो नाम है ना बेसिकली ये पर्शियन वर्ड से निकल कर आया है, हिंद से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द इंडस रिवर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये जो मॉडर्न देवनागरी स्क्रिप्ट है ये एग्जिस्टेंस में आई थी लगभग 11 सेंचुरी के आसपास। उसके बाद यहाँ पे बोला गया आज के टाइम पर भारत के साथ साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर हिंदी बोली जाती है। हिंदी जो है 5वीं सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है दुनिया भर में। जैसे मैंने बताया भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, USA, UK, जर्मनी, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड अरब एमिरेट, उसके बाद युगांडा, ग्विनिया, सुरीनेम, त्रिनिडाद, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, इन सारी कंट्रीज़ के अंदर ही बोली जाती है। प्लस आज के टाइम पर सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर चल रही है हिंदी को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर आप लोग उन इनिशिएटिव्स को भी देख सकते हो, जैसे कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। लीला राजभाषा यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसकी फुल फॉर्म थी लर्न इंडिया लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर हिंदी को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर सरकार के द्वारा इनिशिएटिव्स भी लिए गए। ओके, तो ये था आर्टिकल, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल में। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के टाइम पर, पेंडेमिक के टाइम पर, एक तरीके से कोरोना के टाइम पर क्या हो रहा है, जो डेंगू हो गया या मलेरिया के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जान जा रही है डेंगू मलेरिया की वजह से। लगातार डेंगू मलेरिया आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना। आर्टिकल आपका GS पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेंगू के बारे में आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ क्योंकि हेल्थ टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है। डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो ये फ्लेवी वायरस है। अब फ्लेवी वायरस का मतलब ये होता है, देखो बहुत सारे लोगों के अंदर होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि उनके ऊपर यहाँ पर इनके लक्षण देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता चलता। बहुत सारे लोगों के ऊपर इनके लक्षण देखने को मतलब होते तो है लेकिन उनको पता नहीं चलता इसके बारे में। तो एक फ्लेवी वायरस ये देखने को मिलता है। बहुत सारे मच्छरों की तरह ये होता है। देखो जिस मच्छर के थ्रू ये वायरस होता है जिसका उसका नाम है एडिस एजिप्टी। ठीक है, एडिस एजिप्टी मच्छर यहाँ पर इस वायरस को फैलाता है। इस वायरस के अलावा और भी बीमारियां आप फैलाता है, जैसे कि आप कह सकते हो चिकनगुनिया हो गया या फिर जीका इन्फेक्शन हो गया। वो यहाँ पर इस डेंगू के साथ साथ इन दोनों बीमारियों को भी फैलाता हुआ नजर आता है। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो डेंगू है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। डेन 1, 2, 3, 4 करके अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलती है। लक्षण क्या है, तो लक्षण काफ़ी हद तक काफ़ी सारे भी हैं, जैसे कि यहाँ पर बुखार तेज आना, सर में दर्द होना, ठीक है, आंखों में दर्द होना और हड्डियों में दर्द होना, जॉइंट में दर्द होना। तो ये कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो कि लगभग यहाँ पर बुखार से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं डेंगू के अंदर। उसके बाद डायग्नोसिस क्या है, मतलब पहचान कैसे होती है कि हाँ इस व्यक्ति को डेंगू है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। ब्लड टेस्ट के तौर पर यहाँ पे डायग्नोस किया जाता है कि हाँ डेंगू का इन्फेक्शन है इसको। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग तो लगभग WHO ने एस्टिमेट किया 39 करोड़ डेंगू वायरस इन्फेक्शन हर साल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें से लगभग 9.6 करोड़ लोगों को अपने लक्षण पता चलते हैं और बाकी लोगों को अपने लक्षण नहीं पता चलते। जिसमें से इंडिया है, इंडिया के अंदर लगभग 1 लाख डेंगू केस रजिस्टर करे गए थे साल 2018 में और 2019 के अंदर 1.5 लाख केस रजिस्टर करे गए थे। मतलब लगातार डेंगू के केसेस भारत के अंदर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया ने एक बहुत बढ़िया स्टेप इस्तेमाल किया है वोल्बाचिया का। इंडोनेशिया ने यहाँ पर एक तरीके से एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल
सवाल क्या है जिसका नाम है वोल्बाचिया बैक्टीरिया। ठीक है, वोल्बाचिया बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया मॉस्किटोज़ के अंदर, मॉस्किटोज़ को इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया है और इससे यहाँ पर आप कह सकते हो कि इससे इनको एक सक्सेसफुली एक यहाँ पर सोल्यूशन मिला है डेंगू को कंट्रोल करने का। तो ये एक मेथड यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर चर्चा हो रही है कि देखो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम है, उसने बहुत सारे लोगों का नाम भेजा है, लगभग 68 नेम भेजे हैं जजेस के लिए, एडवोकेट्स के लिए। लगभग 68 जुडिशियल ऑफिसर्स हो गए या फिर एडवोकेट्स हो गए, एज अ जज हो गए, तो उनके नाम भेजे हैं कि हाँ हाई कोर्ट के अंदर जजेस को अपॉइंट करना है। लेकिन अभी यहाँ पर केंद्र सरकार ने उसके ऊपर एक कॉल लेनी है, तो केंद्र सरकार ने अभी तक यहाँ पर इसके ऊपर एक कॉल ली नहीं है, तो उसको लेकर यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है। कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको पता चल गया होगा, कॉलेजियम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही क्या होता है, जजेस को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, या फिर जजेस को ट्रांसफर किया जाता है। तो कॉलेजियम सिस्टम मैंने आपको परसों भी पढ़ाया था, लगातार काफ़ी दिनों से हम लोग कवर कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में भी कवर किया है। आज आप लोग मुझे समझाने वाला हो ये कॉलेजियम सिस्टम एग्जैक्टली क्या है, किस प्रकार से यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम काम करता है, कॉलेजियम सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ था ये ज़रूर बताना। ठीक है, एकदम से इवॉल्व नहीं हुआ था, किस प्रकार से यहाँ पे धीरे धीरे कॉलेजियम सिस्टम को लाया गया था, कॉलेजियम सिस्टम के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये हो जाएगा। हालांकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पिन भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक तरीके से रिविजन करना है तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा कि कोविड-19 जैसे जैसे कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या होगा, जो फॉरेनर टूरिस्ट हैं वो एक तरीके से अलाउ करे जाएंगे कि वो भारत के अंदर विजिट कर सकें, इससे टूरिज्म वगैरह प्रमोट होगा। टूरिज्म प्रमोट होगा तो फिर आगे आप कह सकते हो इकोनॉमी वगैरह के अंदर काफ़ी हद तक हमें रिलीफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ पॉलिटिकल रिलेटेड पेज है और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मिनिस्टर्स के द्वारा स्टेटमेंट है और आपको ध्यान रखना है किसी मिनिस्टर का स्टेटमेंट आपको कवर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल बहुत सारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड है जो कि आप लोगों को प्रॉपर्ली स्किप कर देना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक इंटरव्यू हुआ है। यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर मतलब आप कह सकते हो इंटरव्यू किसका है, फैजल बिन फरहान अल सऊद का ये इंटरव्यू है। यहाँ पर आप लोग इस इंटरव्यू को पढ़ सकते हो, बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये ओपिनियन हम लोग के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। इस इंटरव्यू को आप लोग एक बार रीड आउट कर सकते हो। अब आते हैं एकदम इंपॉर्टेंट पर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3 के अंदर। अब यहाँ पर देखो बात करी गई है, जो एंटी टैंक मिसाइल है उसने अपने सारे ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया है। हेलीकॉप्टर से लॉन्च करे जाने वाली हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसको ATGM बोला है। तो ध्यान रखना ये कौन सी मिसाइल है, ये एक नाग मिसाइल है और इसका मिसाइल का नाम है हेलिना। ठीक है, अब इस हेलिना मिसाइल को डेवलप करा था हमने खुद, अपने बेसिस पर यहाँ पर डेवलप किया गया और डेवलप करने के बाद अब इसके सारे ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, और पहले भी आपको मालूम होगा इसका एक पहली बार एक तरीके से इसका टेस्टिंग हुई थी, वो टेस्टिंग भी सक्सेसफुली हो चुकी थी। नाउ अब यहाँ पर ये एक तरीके से अब यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ हेलिना और ध्रुवास्त्र हैं, नाम है सचिन सूद, इनके द्वारा यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि अब देखो सारे ट्रायल्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं, जो लॉन्चर है मिसाइल है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, सब कुछ मामला यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है हेलिना का। ठीक है, हेलिना अब यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है, ये वाली मिसाइल एक तरीके से ये हमारी आर्मी को दी जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम लोग को अभी मिसाइल के बारे में सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई, हमें तो ये नहीं पता नाग मिसाइल क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या है। ठीक है, इसकी क्या एक तरीके से फीचर्स देखने को मिलेंगे, स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग को मालूम होनी चाहिए, तो कवर करेंगे कि करके। जो हेलिना और ध्रुवास्त्र मिसाइल है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आपको देखने को मिल जाएगा। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यूज़ में क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कि एंटी टैंक मिसाइल्स ने अपने जो कंप्लीट ट्रायल्स है उसको एक तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जो भी जितने भी सारे ट्रायल्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है, अब यहाँ पर सक्सेसफुली तैयार हो चुकी है। बात करते हैं हेलिना की, तो हेलिना एक आर्मी वर्जन है और जो ध्रुवास्त्र है ये एयरफोर्स वर्जन है। ठीक है, दो चीज़ें ही आपको ध्यान रखना है। हेलिना के बारे में चर्चा हो रही है, यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर हेलिना है और दूसरा आपको नीचे यहाँ पर ध्रुवास्त्र देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर हेलिना के बारे में चर्चा हो रही है खासकर। ठीक है, तो मैं आपको दोनों के बारे में बता रहा हूँ। हेलिना एक आर्मी वर्जन है और ध्रुवास्त्र जो है इंडियन एयरफोर्स वर्जन है। ये हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन है, हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने वाली यहाँ पर ये मिसाइल्स हैं। ठीक है, और इसको नाग मिसाइल बोला गया है। अब ये जो नाग मिसाइलें क्या होती हैं, नाग मिसाइल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि दिन रात में काम करता है, चाहे वो रात हो रही हो चाहे वो दिन हो रहा हो, हर कोई चाहे कोई सा भी वेदर हो,
उन सब चीज़ों के अंदर ये बैटल टैंक्स को डिफीट कर सकता है, यानी कि जो एंटी टैंक क्यों बोला गया है, जो टैंकर होते हैं उनको उड़ा सकता है, ठीक है, उनको डिफीट कर सकता है चाहे कैसा भी वेदर हो। तो इस वजह से इसको नाग मिसाइल बोला गया है। ओके, और सबसे खास बात ये इंडिजीनियसली बनाया गया है, मतलब हमारी कंट्री के थ्रू खुद बनाया गया है। जो ये मिसाइल सिस्टम है ना, इसको डिज़ाइन करने वाला तो एक बॉडी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। आपको मालूम होगा बहुत पॉपुलर बॉडी है DRDO। इसरो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं प्राइड इंडिया के लिए, और यहाँ पर DRDO ने ये काम करके दिखाया और खुद यहाँ पर इसको डेवलप किया है। अब बात करते हैं ऑपरेशंस की, ठीक है। तो जो हेलिना हो गया, ध्रुवस्त्र हो गया, यहाँ पर इनका मेन काम क्या है, टारगेट करना अपने दुश्मन को। टारगेट ये दोनों मोड में कर सकते हैं, एक होता है एक तरीके से टॉप अटैक मोड, ठीक है, और यहाँ पर एक होता है डायरेक्ट हिट मोड। तो ये दोनों हिट मोड में यहाँ पर एक तरीके से काम कर सकती है। अब हम समझेंगे ये डायरेक्ट अटैक मोड क्या है और टॉप अटैक मोड क्या है। टॉप अटैक मोड में आप कह सकते हो यहाँ पर ऊंचाई पर ये मिसाइल से हिट किया जा सकता है, यानी कि ऊपर ऑल्टीट्यूड पे हिट किया जा सकता है। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो डायरेक्ट अटैक मोड से लोअर ऑल्टीट्यूड पर यहाँ पर हिट किया जा सकता है। मतलब कि क्या है, आप इसको एयर में भी फायर कर सकते हो और एक तरीके से इसको लैंड पर भी फायर कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका मेन फोकस ये रखा गया। नाग मिसाइल क्या होती है मैंने अभी आपको बताया, अब एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। नाग मिसाइल एक थर्ड जनरेशन है, ठीक है, जिसको फायर एंड फॉरगेट बोला गया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको बनाया गया है DRDO के द्वारा। ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो टैंक्स होते हैं उनको उड़ाने के लिए यहाँ पर ये मिसाइल का काम किया जाता है। हर वेदर कंडीशन में ये काम करता है, चाहे वो दिन हो रही हो चाहे वो रात हो रही हो, सब में इसकी कैपेबिलिटी ये है कि आराम से ये काम कर सकती है मिसाइल, ठीक है। मिनिमम रेंज जो है नाग मिसाइल की वो यहाँ पर 500 मीटर के आसपास देखने को मिलेगी। मैक्सिमम रेंज इसकी 4 किलोमीटर के आसपास होती है। नाग को लॉन्च किया जा सकता है लैंड से और एयर बेस प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है, ये इसकी खास बात है। और आपको ध्यान रखना है DRDO ने डेवलप करा है नाग मिसाइल को एक प्रोग्राम के अंडर में, और उस प्रोग्राम का नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग पहले UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसमें ध्यान रखना ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। IGMDP में आपको बता देता हूँ। तो इसी प्रोग्राम के अंडर में नाग मिसाइल को बनाया गया। इस प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है ये लाया गया था हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनके द्वारा, यहाँ पर एक मिसाइल मैन बोले जाते थे, इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसको अप्रूव करा गया भारत सरकार के द्वारा 1983 में और कंप्लीट किया गया मार्च 2012 के अंदर। इस प्रोग्राम के अंदर 5 मिसाइल्स को डेवलप करा गया था। 5 मिसाइल का नाम आप पटना से याद रख सकते हो। पटना से मतलब 5 मिसाइलें। पी से पृथ्वी मिसाइल थी, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बलिस्टिक मिसाइल थी ये, ठीक है। बलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है, जो कि इस प्रकार से इनकी पाथ होती है। और क्रूज मिसाइल कौन सी होती है, जिनका पाथ जो है इस प्रकार से होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर पीछे हमने देखी पृथ्वी मिसाइल को डेवलप करा गया इस प्रोग्राम के अंडर में। उसके बाद अग्नि मिसाइल को डेवलप किया। अग्नि 1 2 3 4 5 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, अलग अलग इसके रेंजेस हैं। और उसके बाद त्रिशूल मिसाइल को लाया गया। त्रिशूल मिसाइल एक शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि सरफेस से एयर में छोड़ने वाली मिसाइल है। नाग मिसाइल थर्ड जनरेशन की है, एंटी टैंक मिसाइल है, यानी कि टैंक को ब्लास्ट करने के लिए मिसाइल बनाई गई है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद एक आकाश मिसाइल है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, अगेन सरफेस से एयर में छोड़ने वाली मिसाइल है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है। कुछ 5 टाइप की हमारे पास मिसाइल्स डेवलप करी गई हैं, आपको मैंने सारे नाम क्लियर कर दिए हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जल्द ही एक्शन लेंगे अफगानिस्तान के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो आपको मालूम होगा भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं अफगानिस्तान के अंदर। लगभग $3 बिलियन इन्वेस्ट किया है वहाँ के वेलफेयर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंट्री के अंदर। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर अब एक तरीके से मतलब अभी तक तो ये चीज़ें अलग से रखी गई थी, लेकिन अब बिल्कुल फोकस करने वाले हम लोग अफगान इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि तालिबान ने अब पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है अफगानिस्तान के ऊपर। तो अब डेफिनेटली चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। हम लोग यहाँ पर एक काफ़ी सारे डैम्स वगैरह बनाए हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा है, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया। अब यहाँ पर डिस्कशन होगा हमारे प्रोजेक्ट्स को लेकर और हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को सिक्योर करने वाले हैं, ऐसा फोकस हम लोग रखेंगे। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि यहाँ पर भारत के द्वारा मतलब ये पैसा कहाँ कहाँ पर लगाया गया है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो जैसे मैंने बताया, भारत ने लगभग यहाँ पर $3.1 बिलियन के आसपास यहाँ पर पैसा खर्चा है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में ये जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, आप देख पाओगे एक प्रोजेक्ट कौन सा है, ये 218 किलोमीटर का रोड प्रोजेक्ट है। ये जरंज से देलाराम तक यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाया गया, ये भारत के द्वारा डेवलप करा गया है। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है, 220 किलोवाट DC यानी डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई है, और वो प्रोजेक्ट कहाँ पर आपको ये काबुल के पास देखने को मिलेगा। उसके
उसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, सलमा डैम पावर प्रोजेक्ट है हेरत प्रोविंस के अंदर, तो यहाँ पर सलमा डैम बनाया गया भारत के द्वारा। उसके बाद अफगान पार्लियामेंट हो गया, या इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड हबीबा स्कूल बोथ इन काबुल, ये दोनों ही चीज़ आपको काबुल के अंदर देखने को मिलेंगी, तो ये डेवलप करी गई भारत के द्वारा। उसके बाद 5वें नंबर पर आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पर डेवलप किया गया है 220 हो 110 और 20 के जो किलोवाट का यहाँ पर सब्सटेंशन देखने को मिला है, कहाँ पर चिमतला में। तो ये कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। तो इतना पैसा यहाँ पे खर्चा है भारत ने। अब इस पैसे को हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट को कैसे सिक्योर करेंगे, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर एक फोकस रखने वाले हैं। ओके, नाउ बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे एक आर्टिकल आया है, चर्चा हो रही है, फ्रांस न्यू ऑफ ऑस्ट्रेलियाज ग्रेव कंसर्न। देखो अब मैं इस आर्टिकल को मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड से समझाता हूँ, आर्टिकल में क्या चर्चा हो रही है। अभी आपको मालूम होगा हाल ही में एक ग्रुप बनाया गया था, ऑकस ग्रुप, ठीक है। मैं आपको इस पहले ग्रुप के बारे में समझा देता हूँ। ये ग्रुप अनाउंस किया गया यूएस के द्वारा। इस ग्रुप के अंदर आपको 3 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है यूके यूनाइटेड किंगडम और एक है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये 3 कंट्रीज़ का ग्रुप है। पहले मैं आपको इस ग्रुप के बारे में समझाता हूँ क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या है कि देखो हाल ही में क्या हुआ है, यूएस ने अनाउंस किया था एक ट्रायलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ग्रुप, और वो ऑकस इसका नाम दिया गया। ऑकस के अंदर 3 कंट्रीज कौन कौन सी आप लोगों को मालूम चल गया है। अब इस ऑकस कंट्री का जो मेन फोकस है वो यहाँ पर ये रहने वाला है। इन्होंने जब ये ग्रुप बनाया तो उन्होंने बोला पहला फोकस क्या होगा, इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर। और आपको मालूम होगा इंडो पैसिफिक वाले रीजन के ऊपर फोकस करने के लिए एक और ग्रुप है। इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अब ये ऑकस ग्रुप भी बन चुका है। इससे पहले क्वाड ग्रुप भी है, आपको मालूम होगा। तो ये 2 ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऑकस का मेन फोकस कहां पे रहा, मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ बोला गया दूसरी चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा मुद्दा जो डिस्कस किया गया यहां पर, उसी को लेकर ही विवाद छिड़ा है। दूसरा मुद्दा क्या है, दूसरा मुद्दा यह है जो ये ऑकस ग्रुप है, ऑकस के अंदर मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस है। तो यूएस यूके कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। इनके पास सबमरीन्स भी हैं, कन्वेंशनल सबमरीन भी है प्लस न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी है। तो दोनों सबमरीन्स आपको यूके यूएस के पास देखने को मिलेंगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पर ये सबमरीन्स नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्रोवाइड करवाने की बात करी है। तो यूके और यूएस दोनों की हेल्प से, दोनों मदद कर यहाँ पर क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को ये सबमरीन्स प्रोवाइड करवाने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया एक्वायर करेगा न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, किससे, यूके और यूएस से। ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब देखो यहाँ पर यही मुद्दा उठ गया। ये मुद्दा क्यों उठ गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन को खरीद रहा है। बाय द वे मैं आपको बता दूं डिफरेंस, ये देखो 2 टाइप की सबमरीन होती है, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पावर सबमरीन। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, कन्वेंशनल सबमरीन पानी के अंदर देर तक नहीं रह पाती है, इसको बार बार हफ्ते में लगभग एक बार बाहर आना पड़ता है। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है वो महीने भर तक अंदर रह सकती है, पानी के अंदर रह सकती है, जो कि काफ़ी तक बेनिफिशियल होता है, बहुत लंबे समय तक ये पानी के अंदर रह सकती है। तो इसके बेनिफिट काफ़ी हैं। तो क्या हुआ था यहाँ पे, फ्रांस क्यों नाराज है इनकी डील को लेकर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस की डील को लेकर या फिर इस ग्रुप को लेकर फ्रांस क्यों नाराज है। फ्रांस ने क्या करा, अभी हाल ही में क्या करा ना, अपने जो एम्बेसडर थे यूएस के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनको वापस से बुला भी लिया है। ऐसा क्यों कर रहा है फ्रांस, तो मुद्दा यह है कि साल 2000 लगभग यहाँ पे आप कर सकते हो साल 2016 के अंदर, ठीक है, हुआ क्या था। तो साल 2016 के अंदर हुआ ये कि फ्रांस ने एक तरीके से डील करी थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर बोला कि हम लोगों को सबमरीन चाहिए। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सबमरीन खरीद रहा था और बहुत ज़्यादा पैसों के यहाँ पर डील थी, लगभग यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पर ये डील हो रही थी। फ्रांस यहाँ पर इस डील को पूरी कर रहा था, फ्रांस यहाँ पर सबमरीन्स बना के देने वाला था, लेकिन ये डील कैंसिल हो गई। अब डील कैंसिल होने के पीछे का रीज़न क्या था, डील कैंसिल होने के पीछे का रीज़न यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने ये दिया कि फ्रांस सबमरीन तो बना रहा था, चलो हमारे लिए काम भी कर रहा था, डील ये हो रही थी, लेकिन फ्रांस ने ये बोला कि सबमरीन आपके पास जो पहली सबमरीन आएगी वो 2032 के अंदर आएगी। तो 2032 तक हम लोग वेट करने वाले हैं नहीं, बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो इस वेट ना करने की वजह से आप कह सकते हो यहाँ पर ये फ्रांस को द्वारा मतलब ये आप कह सकते हो ये स्टेप उठाएगा और ये जो डील है ये कैंसिल हो गई। ठीक है, डील कैंसिल क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय लग रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने बोला इतना लंबे समय तक हम लोग इंतजार नहीं कर सकते कि 2032 में हमारे पास पहली सबमरीन आएगी और बाकी जो सबमरीन आनी है वो बाद में आएंगी, तो इतना इंतजार नहीं कर सकते, डील कैंसिल हो गई। लेकिन अब आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, यूएस से यहाँ पर ये डील कर चुका है, यूएस यूके यहाँ पर एक तरीके से ये सबमरीन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे फ्रांस नाराज़ है। फ्रांस ने कहा है कि देखो यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया ने हमारे पीठ पर छुरा भोंका है। उसके बेसिस पर यहाँ पर क्या हुआ, फ्रांस ने अभी क्या कर रहा है, हाल ही में अपने जो एम्बेसडर थे, एम्बेसडर फ्रांस का जो एम्बेसडर था यूएस के अंदर, फ्रांस का जो एम्बेसडर था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनको वापस से कर लिया है, बुला लिया है, रिकॉल कर लिया है। तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आई होप आप लोगों को यहाँ पर एक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो बाइडन इस चीज़ को लेकर बातचीत करेंगे मैक्रों के साथ। ठीक है, जो
यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन है, तो इनके साथ यहाँ पर बातचीत करी जाएगी। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है, तो आप कह सकते हो ये थोड़ी बहुत बातचीत करके एक तरीके से ये जो इशू है इसको रिजॉल्व करने की बात यहाँ पर डेफिनेटली आगे होने वाली है। उसके बाद बात करेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में बात हो रही है तालिबान रन काबुल गवर्नमेंट। यहाँ पर जो तालिबान आज के टाइम पर अफगानिस्तान की सरकार को चला रहा है, आपको मालूम होगा तालिबान का टेक ओवर, तालिबान जो है पूरी तरह से सरकार बना चुका है। बहुत सारे लोग आज के टाइम पर सरकार के अंदर तालिबान अनाउंस कर चुका है। लेकिन हुआ क्या है, तालिबान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये दे दिया। तालिबान ने बोल दिया है जो वुमेन वर्कर्स होंगी वो घर पर रहेंगी, ठीक है। मतलब एक तरीके से वुमेन को छूट नहीं दी जा रही है। और ये आर्टिकल हमने कल भी डिस्कस करा था, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके अंदर जो गर्ल्स हैं उनको अलाउ किया गया है, लेकिन जो सेकेंडरी स्कूल्स होंगे 13 साल से 18 साल तक की यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो स्कूल नहीं जाएंगी, ऐसा यहाँ पर तालिबान ने कर दिया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो गर्ल्स नहीं जाएंगी, प्लस जो फीमेल टीचर्स हैं वो नहीं जाएंगी, ऐसे यहाँ पर तालिबान के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। साथ ही साथ तालिबान ने अब बोल दिया जो वुमेन वर्कर्स हैं वो भी घर पर रहेंगी, वुमेन वर्कर्स भी नहीं जाएंगी। हालांकि यहाँ पर जिनकी सिचुएशन बेकार है, जो कि एक तरीके से मतलब कि जिनको जाना ही पड़ेगा, वो एक दूसरी कैटेगरी के अंदर रखी गई हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर वुमेन वर्कर्स को एक तरीके से अलाउ नहीं किया गया है। और यहाँ पे बोला गया कि जो वुमेन अफेयर मिनिस्ट्री है इसको भी रिप्लेस कर दिया है इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वर्च्यू के साथ। तो मतलब काफ़ी कुछ बदलाव कर दिया गया, लेकिन वुमेन्स को या फिर गर्ल्स को राइट्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन वो प्रोटेस्ट फिर ऐसे ही रह गया। यहाँ पर कोई किसी की सुनवाई नहीं। अब यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली आप कह सकते हो कि जो वुमेन है उनको वर्कर पर नहीं भेजा जाएगा। हालांकि एक्सेप्ट किया गया है उन वुमेन को, वो जो वुमेन है जिनको रिप्लेस नहीं कर सकते आदमी के साथ, ठीक है, वो लोग काम कर सकती हैं। अदरवाइज यहाँ पर किसी वुमेन को अभी के लिए अलाउ नहीं किया गया है वर्क पर, ओके, वो लोग घर पर ही रहेंगे, ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, नॉर्थ कोरिया आज के टाइम पर अपने न्यूक्लियर प्लांट को एक्सपेंड करता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में बहुत सारी जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उन्होंने यहाँ पर यह बताया नॉर्थ कोरिया अपना यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। आपको मालूम होगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम की ज़रूरत होती है, यूरेनियम 235 की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी का एनरिचमेंट होता हुआ आपको ये नज़र आएगा। और यहाँ पे बोला गया है जो इनका मेन जो यांगब्योन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वहाँ पर आप कह सकते हो एक प्लांट आपको ये देखने को मिलेगा। ये प्लांट वर्किंग में है, ऐसा कुछ इमेजेस ने बताया। सैटेलाइट इमेज ये बता रही है यहाँ से कुछ गर्म पानी वगैरह निकल रहा है, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट चल रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर काम चल रहा है। ये लोग वर्क कर रहे हैं, अपने प्लांट को और ज़्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न वाली बात ये देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, तो मतलब एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो। नॉर्थ कोरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, नॉर्थ कोरिया के नीचे साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के मतलब इधर की नीचे की साइड जापान आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद नॉर्थ कोरिया के बराबर में आपको यहाँ पर ये चाइना देखने को मिलेगा। कौन सी जगह की बात हो रही है, तो नॉर्थ कोरिया में जो ये प्योंगयांग जगह है एग्जैक्टली यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे इंपॉर्टेंट, तो आज मंडे है, तो मंडे में क्या होता है बिजनेस सेक्शन आता नहीं है। यहाँ पर आप कह सकते हो इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं अपने एडिटोरियल के ऊपर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आज का एडिटोरियल कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के बारे में चर्चा हो रही है, इसको डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इस आर्टिकल के बारे में एक छोटा सा आइडिया लेंगे, मैं आपको बताऊंगा रिलेटिव इनकम क्या है, सब्जेक्टिव वेलबींग को कैसे कनेक्ट किया गया है ऑथर के द्वारा। मतलब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, एक जैसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेटेड कुछ चीज़ ऐसी है नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने वाला हूँ। देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इंडिया के अंदर पहली बार एक दिन के अंदर 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराया गया, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एक आर्टिकल में ये चर्चा हो रही है किस प्रकार से जो 9/11 अटैक है, ठीक है, 9/11 अटैक ने दुनिया भर के अंदर बदलाव देखने को मिला, उसके बाद ये बारे में चर्चा हुई। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई एम्पैथी थ्रू एजुकेशन के बारे में। यहाँ पर एक तरीके से सोशल और एजुकेशनल लर्निंग भी काफ़ी हद तक ज़रूरी है, ये डिस्कशन किया गया। चलो फिर डिस्कस करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो बोला गया 9/11 जो अटैक था, ठीक है, इसने यहाँ पर दुनिया भर को बदला। 9/11 अटैक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपको मालूम होगा 9/11 अटैक एग्जैक्टली क्या था, काफ़ी बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये 9/11 अटैक यूएस के अंदर हुआ था। तो जैसे मैंने बताया ये 9/11 अटैक यूएस के अंदर हुआ था। यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ बिल्डिंग है, ट्विन टावर बिल्डिंग है, इसके अंदर यहाँ पर ये प्लेन आर पार निकल चुका था। ये एक अटैक हुआ था, ठीक है, एक सिंगल डेडलीस्ट टेरर अटैक है जो कि यहाँ पर अमेरिका की धरती पर ये देखने को मिला। साथ ही साथ आप कह सकते हो कि लगभग यहाँ पर पता लगा जैसे कि ये जो अटैक है किसने करवाया है, तो यहाँ पर पता ये चलता है कि ये अटैक करवाया है अलकायदा ने, ओसामा बिन लादेन इसको लीड कर रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पर उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला अलकायदा कहाँ पर है, ओसामा बिन लादेन कहाँ पर, इसको ढूंढा जाए। तो यहाँ पर पता ये चला कि ये लोग अफगानिस्तान के अंदर है। और साल 2001 की बात है ये,
ये अटैक कब हुआ था? साल 2001 में हुआ था। तो उसमें उस समय अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कंट्रोल चल रहा था। तालिबान जो है पूरी तरह से अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा था। तो क्या हुआ, तालिबान के अंडर में यहाँ पर उस अलकायदा देखने को मिला, ओसामा बिन लादेन देखने को मिला। तो यूएस ने यहाँ पर सीधा सीधा एक डील कर दी। यूएस ने यहाँ पर तालिबान से कह दिया एग्जैक्टली कि आप लोग यहाँ पर अलकायदा को ख़त्म कर दो, टेररिज्म को अपने कंट्री से ख़त्म कर दो, ठीक है। और जो यहाँ पर एक तरीके से ओसामा बिन लादेन है वो यूएस को दे दिया जाए, यूएस के हाथ में सौंप दिया जाए। तालिबान ने इस चीज़ को इनकार किया। फिर तालिबान ने जैसे इनकार किया, यूएस ने एक वॉर डिक्लेयर कर दी, नाटो मेंबर्स ने एक वॉर डिक्लेयर कर दी। किसके ऊपर? यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी फोर्सेस गई, तालिबान का रिजीम उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है। उसके बाद अलकायदा को ख़त्म किया, ओसामा बिन लादेन को बाद में ख़त्म किया साल 2011 के अंदर, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली है। अब ये सब कुछ हुआ था। अब क्या वही अटैक की वजह से लगभग आप कह सकते हो 3,000 लोगों के आसपास लोगों की जान गई है, 25,000 लोग आसपास इंजर हो गए। और उसके बाद जो बर्बादी हुई है, लगभग $10 बिलियन के आसपास का यहाँ पर डैमेज हुआ है, ऐसा बताया गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली थी इस अटैक के अंदर। लेकिन मुद्दा क्या था? यूएस क्यों गया था अफगानिस्तान के अंदर? यूएस अफगानिस्तान के अंदर इसलिए गया था ताकि टेररिज्म को ख़त्म कर सके। क्या टेररिज्म ख़त्म हुआ? बिल्कुल नहीं। टेररिज्म और बढ़ चुका है, और वेरियस जगह पर और बहुत सारे वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट आउटफिट बढ़ चुके हैं। ये यहाँ पर देखने को मिला। इसी चीज़ को यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि यूएस ने जो जो काम किया है, मतलब देखो अफगानिस्तान के साथ ही नहीं और भी वेरियस कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर ये देखने को मिला है। तो जिस प्रकार से जब वेरियस कंट्रीज़ के अंदर ये गया घुसा यूएस, और उसके बाद वहाँ पर ये चीज़ें संभालने की कोशिश करी है, तो चीज़ें संभली नहीं है और चीज़ें बिगड़ी हैं। और यूएस बाद में इसी प्रकार से उन कंट्रीज से भी निकल कर आया है, और टेररिज्म को ख़त्म करने की बजाय टेररिज्म वहाँ पे तो बढ़ा है, साथ ही साथ और कंट्रीज़ के अंदर भी, और कंट्रीज़ को भी खतरे के अंदर डाल चुका है। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑथर ने इसको एनालाइज किया। तो 9/11 अटैक के बाद अगर हम लोग बात करें तो यूएस ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी। यूएस यहाँ पर सोच रहा था कि अलकायदा ख़त्म कर देंगे, अलकायदा के अगेंस्ट में ये पूरी वॉर थी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है, अलकायदा को आपने एक जगह से ख़त्म करा, लेकिन अलकायदा दूसरी जगह पर यहाँ पर पैदा हो गया। एक तरीके से अलकायदा और भी आज के टाइम पर अपने नेटवर्क को बढ़ा चुका है पूरी तरह से, और अलकायदा प्रॉपरली आज के टाइम पर भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट आज के टाइम पर भले ही हमारे कह रहे हो कि यूएस जो है अफगानिस्तान में गया था अलकायदा को ख़त्म करने, लेकिन फैक्ट यहाँ पर ये बोलते हैं, फैक्ट जो है अलग स्टोरी पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर साल 2001 के अंदर यूएस ने यहाँ पर एक तरीके से तालिबान रिजीम को ख़त्म करने के लिए, एक अलकायदा को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर यह वॉर डिक्लेयर करी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसी प्रकार से देखो यूएस का शुरुआत में ही गोल ये था कि जो ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यहाँ पर अफगानिस्तान हो गया, चाहे वो इराक हो गया, लीबिया हो गया, सीरिया हो गया, ये जो कंट्रीज़ है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, यहाँ पर टेररिज्म को ख़त्म करना है। यूएस ने अपना यहाँ पर ये एक तरीके से सोच रख ली थी। तो यहाँ पर यूएस क्या ख़त्म करने गया था? अलकायदा के रिजीम को ख़त्म करने गया था। लेकिन हुआ क्या? ख़त्म कर पाया? नहीं। उसी प्रकार से यूएस का जो नेक्स्ट रिजीम चेंज था वो इराक के अंदर था। इराक के अंदर भी इसी प्रकार से इन्वेजन हुआ, लेकिन वहाँ पर भी एक तरीके से मास डिस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन क्या हुआ? इसका भी कोई मतलब निकल कर नहीं आया। जो एक तरीके से ये टेररिज्म है वो उस कंट्री के अंदर तो रहा, साथ ही साथ उस कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया। उसी प्रकार से लीबिया के अंदर भी यही बिल्कुल सेम चीज़ें देखने को मिली हैं। तो ये मतलब एग्जैक्टली वही हो रहा है कि मतलब चीज़ें सही करने गए थे, लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ भी सही हुई नहीं है, ठीक है। 2011 के अंदर नाटो ने एक और रिजीम लॉन्च कर दिया कि यहाँ पर एक तरीके से लीबिया के अंदर ये काम किया गया। तो यूएस ने यहाँ पर एक तरीके से यहीं वापस से काम किया। यूएस क्या सोच रहा है कि यहाँ पर यूएस हमेशा से बिलीव करता हुआ है कि हम लोग एक सुपीरियर मिलिट्री फोर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लोग किसी भी रिजीम को उखाड़ के फेंक देंगे, वहाँ पर जो है पॉलिटिकल सिस्टम वापस से लेकर आएंगे, वापस से डेवलप कर देंगे सब कुछ। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से पासा पलट गया, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो लीबिया हो, उसने यहाँ पर डाउन करा यूएस को, और यूएस वहाँ से निकल के आया है। जैसे हमने अभी अफगानिस्तान का एक लाइव एग्जांपल आप लोग देख ही पा रहे होंगे, उसी प्रकार से चीज़ें यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पर यही एग्जैक्टली चीज़ें बताई गई कि यूएस के द्वारा ये कुछ स्टेप उठाए गए हैं जो कि गलत है। यहाँ पर बोला गया कि देखो जो बोला गया कि लीबिया एक तरीके से कोलैप्स हो गया एनार्की के अंदर, और इराक के अंदर आपको नया बेस देखने को मिल जाएगा अलकायदा का। उसी प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर भी आज के टाइम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ चुके हैं। साथ ही साथ बोला ये जो टेररिस्ट है ना, ये इन कंट्रीज़ के अलावा बहुत सारे अफ्रीकन पार्ट्स के अंदर भी आज के टाइम पर फैल चुके हैं। अफ्रीकन पार्ट्स में भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो रिजीम चेंज वॉर थी ना, ये कहीं ना कहीं हेल्प नहीं कर पाई यूएस की, और यहाँ पर इसका कोई मकसद निकल कर आया नहीं।
यहाँ पर मेन काम क्या रहा है यूएस का मेन काम रहा है रिपीटेडली अटैक्स करना मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ के ऊपर, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, बहुत सारे मासूम लोगों की भी डेथ हुई है, ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली हैं, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल के अंदर बताया गया। देन उसके बाद क्या हुआ, इन सब चीज़ों की वजह से एक तरीके से मैसिव आउटफ्लो देखने को मिला रेफ्यूजीज़ का। यहाँ पर लोग कंट्रीज छोड़कर निकलते हैं जब क्राइसिस होते हैं, तो फाइनेंशियल क्राइसिस आया साल 2018 के अंदर। फिर उसके बाद आप कह सकते हो बहुत सारे क्राइसिस और भी कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिले। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही बोला गया कि मुस्लिम कंट्रीज़ को यहाँ पर यूएस ने टारगेट किया, वो यहाँ पर कुछ सही चीज़ बैठी नहीं है और ये चीज़ हमेशा से ही गलत थी। तो यूएस ने ऑलरेडी अपनी वॉर आज के टाइम पर बिल्कुल हार चुका है। अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा अलग अलग ब्रांचेस के अंदर स्प्लिट हो चुका है। जो बाइडन की आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है। जो बाइडन एक तरीके से एक आप कह सकते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है और एक तरीके से जो बाइडन अपने आप को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं हर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये हम लोग देख रहे हैं। और उसके बाद आपको मालूम होगा 15 अगस्त वो तारीख थी जिस दिन यहाँ पर जो तालिबान है उसने काबुल के ऊपर भी कब्जा कर लिया था, प्लस उसके बाद कुछ टाइम बाद पंजशीर वैली के ऊपर कब्जा करके पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया। आज के टाइम पर सरकार बना चुका है और अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर लॉज वगैरह चलाता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। साथ ही साथ आप कह सकते हो वापस से उन्हीं वॉर्स के बारे में चर्चा हुई कि इस साल को ये वॉर हुई, इतने टाइम पे ये वॉर हुई, लेकिन यहाँ पर किसी का भी कोई सोल्यूशन निकल कर आया नहीं है। अफगानिस्तान कुछ भी एंड नहीं है अमेरिकन पावर का, ये शुरुआत है। अभी यहाँ पर अमेरिकन पावर की एंड और ज़्यादा होने वाली है। अभी यहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब अब यहाँ पर डर नहीं बैठा इतना ज़्यादा, क्योंकि तालिबान ने यहाँ पर एक तरीके से हरा दिया है अमेरिकन को। अमेरिकन पावर काफ़ी हद तक डाउन होती हुई नजर आई है। आने वाले टाइम पर हम लोग को एक नया कोल्ड वॉर देखने को मिल सकता है यूएस चाइना के बीच में, क्योंकि हुआ क्या, यहाँ पर यूएस जो है लगा पड़ा था एक तरीके से इन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, मुस्लिम मेजोरिटीज़ कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर नई सरकार बनाने में लगा पड़ा था। लेकिन उस समय पर चाइना बहुत तेज़ी से ग्रो होता हुआ नजर आया और चाइना आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है। तो अफगानिस्तान की जो पावर एक तरीके से एंड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अफगानिस्तान की पावर को ख़त्म करने की शुरुआत अब शुरू हो चुकी है। अब यूएस चाइना कोल्ड वॉर भी एक नया कोल्ड वॉर हम लोगों को देखने को मिल सकता है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो ये था इस आर्टिकल के अंदर। इस आर्टिकल ने मतलब ये जो वॉर ऑन टेरर हुआ है, ये जो एक तरीके से काफ़ी सारी वॉर्स देखने को मिली अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस्लामोफोबिक पॉलिटिक्स को यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत किया है और कुछ नहीं किया, ये एक स्टेटमेंट दिया गया। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर इस आर्टिकल में चर्चा हो रही है आज के टाइम पर जो पंजाब के एक तरीके से पहले वाले चीफ मिनिस्टर थे अमरिंदर सिंह जी, यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से रिज़ाइन कर दिया है। और अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक नए चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं। नए चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो पुराने वाले चीफ मिनिस्टर यानी कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, ये क्यों गए हैं, ये इसलिए इन्होंने रिज़ाइन किया। इन्होंने बोला कि देखो मेरे काफ़ी ज़्यादा अपमान करा गया था, मेरे को बेइज्जत किया गया, लगभग पिछले 2 महीने के अंदर 3 बार मेरा अपमान किया गया। तो उस बेसिस पर साथ ही साथ जो नवजोत सिंह सिद्धू है उनके साथ यहाँ पर इनके डिस्प्यूट रहे, उसी की वजह से यहाँ पर इन्होंने रिज़ाइन किया। ये स्टेटमेंट इनकी तरफ से आए। उसके बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, देखो एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है जो चीफ मिनिस्टर टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अलग से चैप्टर दे रखा है आप लोगों को अपने सिलेबस के अंदर, ठीक है। अपने जो आपने पॉलिटी है भाई लक्ष्मीकांत, उसके अंदर आपको चैप्टर देखने को मिल जाएगा। तो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, एक नए चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं, तो चीफ मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो आर्टिकल 164 जो हमारे संविधान का है वो यहाँ पर फोकस करता है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करा जाता है गवर्नर के थ्रू, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी पर्सन है, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई वो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, मान लो वो राज्य विधानसभा का पार्ट नहीं है, लेकिन उसको भी चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन यह है कि 6 महीने के लिए अपॉइंट किया जाएगा और उस टाइम पे उसको एक तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में भी इलेक्ट किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया। चीफ मिनिस्टर का टेन्योर क्या होता है, तो टर्म इसकी लगभग होती है, देखो टर्म फिक्स नहीं है, ऐसा यहाँ पर कोई भी प्रॉपर टर्म नहीं है कि हाँ इतने टाइम तक चीफ मिनिस्टर रह सकता है। देखो चीफ मिनिस्टर पावर में रहता है, एंजॉय करता है मेजोरिटी सपोर्ट, जो उनके लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी पूरी तरह से मेजोरिटी सपोर्ट यहाँ पर एंजॉय करता है। मेजोरिटी सपोर्ट रहेगा तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बना रहेगा, और यहाँ पर सपोर्ट गया तो एक तरीके से यहाँ पर उनको रिमूव कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप कह सकते हो रिमूव के साथ साथ आप कह सकते हो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर खुद भी रिजाइन कर सकता है। पावर्स एंड फंक्शंस क्या होती हैं चीफ मिनिस्टर के पास, तो बहुत सारी पावर्स और फंक्शंस होती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें गवर्नर के रेस्पेक्ट में बहुत सारी पावर होती हैं। आर्टिकल जो 167 है हमारे संविधान का, उसमें यहाँ पर बोला गया है जो चीफ मिनिस्टर है वो एक लिंक की तरह काम करता है गवर्नर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में।
ठीक है। चीफ मिनिस्टर क्या करता है, एडवाइस करता है गवर्नर को कि आप लोग इतने इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स का इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, जैसे कि चाहे वो एडवोकेट जनरल हो गए, चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमीशन, इन सब के मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए चीफ मिनिस्टर एडवाइस करता है हमारे गवर्नर को। तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक होता है। प्लस और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं चीफ मिनिस्टर के, जैसे कि चीफ मिनिस्टर स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन होता है, ये एक्ट करते हैं एज अ वाइस चेयरमैन। ठीक है, वाइस चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल ऑफ मतलब जोनल काउंसिल के एक वाइस चेयरमैन के तौर पर एक्ट करते हैं। उसके बाद साथ ही साथ ये मेंबर हैं किसके, इंटर स्टेट काउंसिल के। ठीक है, एंड द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। साथ ही साथ एक चीफ स्पोक्समैन की तरह यहाँ पर इनका फंक्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ क्राइसिस मैनेजर के तौर पर इनको देखा जाता है, और भी इसी प्रकार के बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं चीफ मिनिस्टर के। तो ये कुछ छोटा सा ओवरव्यू है, आपको आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल 164 का बहुत महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पर। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक आर्टिकल में चर्चा हो रही है, इंडिया को प्रायोरिटाइज करना चाहिए वैक्सीन्स को टू द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, जो कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हो। देखो मेन फोकस वही रखा गया है, ऐसे राज्यों के ऊपर फोकस करो या ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर फोकस करो जहाँ पर इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर आपको ये वैक्सीन प्रोवाइड करवानी चाहिए। अभी यहाँ पर इंडिया ने पूरी तरह से एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लगभग 2.5 करोड़ वैक्सीन, एक तरीके से 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर, सारे रिकॉर्ड टूट गए। ठीक है, अगर हम बात करें इतनी पॉपुलेशन पूरे ऑस्ट्रेलिया की है, इतने में मतलब एक दिन के अंदर पूरे ऑस्ट्रेलिया को वैक्सीनेट किया जा सकता था, अगर जिस प्रकार से आप इंडिया ने एक दिन में करके दिखाया है। अगर उसके हिसाब से देखें तो लगभग 5 बार न्यूजीलैंड को वैक्सीनेट किया जा सकता था, जिस प्रकार से भारत ने एक दिन में काम करके दिखाया है। कनाडा के 2/3 हिस्से को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जा सकता था, जिस प्रकार से भारत ने काम ये करके दिखाया है। तो यहाँ पर ये कुछ स्टेटमेंट है कि यहाँ पर हम लोगों ने ये काम करके दिखाया, एक दिन के अंदर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आज के टाइम पर काफ़ी हद तक लोगों को ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड हो चुका है। 50 करोड़ डोजेज़ यहाँ पर जुलाई टू दिसंबर के तौर पर यहाँ पर देखने को मिली थी। मतलब जल्द से जल्द हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारा जो गोल है एक तरीके से वो जल्द से जल्द यहाँ पर पूरे कंट्री को वैक्सीनेट करने का, वैक्सीनेट करके कोविड फ्री बनाने का है। तो आर्टिकल एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, चर्चा हो रही है एम्पैथी थ्रू एजुकेशन। इस आर्टिकल में भी ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, जहाँ पे खास बात है डेफिनेटली मैंने आपको बताया है। देखो आर्टिकल में चर्चा हो रही है कि जो सोशल और एजुकेशन लर्निंग है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एजुकेशन के गोल के अंदर। अभी जो इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो साल 2020 में लाई गई, इसने भी खुद भी मेंशन किया है सोशल और इमोशनल लर्निंग को एक इंपॉर्टेंट एक पहलू है एजुकेशन का। अगर आप लोग सोशल और एजुकेशन लर्निंग भी इंपॉर्टेंट, आप लोग कुछ सीखोगे, आप लर्न करोगे कि कैसे इमोशंस को मैनेज किया जा सकता है, कैसे इमोशंस को रिकग्नाइज किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। ठीक है, सोशल सिचुएशन को आप लोग कैसे पहचान सकते हो, सोशली क्या हो रहा है उसको आप लोग कैसे पहचान सकते हो। तो ये वाली कंडीशन भी लोगों को आनी चाहिए, बच्चों को आनी चाहिए, यहाँ पर इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सोशल और इमोशनल लर्निंग है ये इक्वली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग कम्युनिकेशन या क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिविटी को सपोर्ट करते हो, उसी प्रकार से आपको इसको भी सपोर्ट करना होगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। इससे यहाँ पर देखोगे जो सोशल और इमोशनल लर्निंग है, इससे क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, मानव का विकास होगा, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनेंगे। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस निकल कर आएगी, हमें पता चलेगा सोसाइटी के बारे में कैसे लोग हैं, सब कुछ हमें पता चलेगा। प्रॉब्लम्स की सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स की तो क्रिएटिविटी आपके अंदर डेवलप होगी। उसके बाद यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस आप ले पाओगे, एक एकेडमिक लर्निंग की तौर पर चीज़ें डेवलप होंगी। तो ये सारे कुछ फ़ायदे यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस सोशल और इमोशनल लर्निंग के। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे एजुकेशन का, तो ये चीज़ यहाँ पर डेफिनेटली होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब यहाँ पर बोला गया है ऐसी क्षमता कि आप लोग दूसरे के पर्सन के इमोशंस को समझ सको, आप हमेशा जागरूक रहो। ठीक है, कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या इमोशंस है उसके, वो आप लोग फील करके देख सको। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर लोगों के अंदर होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ ये सोशल और एजुकेशनल जो इमोशनल लर्निंग है ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, इससे यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें सोसाइटी से रिलेटेड जानने को मिलेंगी, जो कि उनके आने वाले टाइम पर लाइफ में काम करने वाली हैं। ठीक है, पढ़ा हुआ वहाँ पर वो रट के एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो लाइफ में लंबे समय तक काम करने वाली, जब वो सोसाइटी को अच्छे से परख पाएंगे, सोसाइटी को अच्छे से जान पाएंगे। तो ये एडुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ऐसा यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इस छोटे से आर्टिकल को काफ़ी हद तक घुमा दिया गया है, बहुत सारी कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया गया है जो कि खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने जितना पढ़ लिया है उतना इनफ है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा। चर्चा हो रही है रिलेटिव इनकम और सब्जेक्टिव वेलबींग कनेक्ट के बारे में। देखो मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, रिलेटिव इनकम और सब्जेक्टिव वेलबींग कॉन्टेक्ट क्या है, इसके बारे में यहाँ पे समझाया गया।
देखो, जो रिलेटिव इनकम होती है वो क्या होती है? रिलेटिव इनकम मतलब एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड का आप पता लगाना, वो किस प्रकार से चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, कैसे सेव कर रहा है, वो सब उसके इनकम से पता चल जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग रिलेटिव इनकम बोलते हैं। ठीक है, उसके इनकम के थ्रू यहाँ पर चीज़ों को पता लगाना। एक होता है सब्जेक्टिव वेलबींग। अब वेलबींग क्या होती है? मतलब एंड स्टेट होता है यहाँ पर, इंसान कितना ज़्यादा खुश है चीज़ों को लेकर, कितना ज़्यादा सेटिस्फाई है चीज़ों को लेकर, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें, दो अलग अलग अप्रोचेस देखने को मिलते हैं। एक होता है कन्वेंशनल अप्रोच, जहाँ पर होता है चीज़ों को मेजर करना। चीज़ों को मेजर करना अपने इनकम और एक्सपेंडिचर के बेसिस पर, आप कितना कमा रहे हो, कितना खर्च रहे हो, उसके बेसिस पर चीज़ों को मेजर करना। सेकंड होता है यहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे मैंने बताया सोशल वेलबींग। ठीक है, जो सोशल वेलबींग जो होता है यहाँ पर एक तरीके से लाइफ सेटिस्फैक्शन होती है, हैप्पीनेस होता है यहाँ पर जो कि आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनकम के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सोशल वेलबिंगनेस होनी चाहिए। और इसी के रिगार्डिंग एक आर्टिकल हाल ही में भी आया था, आपको मालूम होगा, मनी कांट बाय वन हैप्पीनेस। ठीक है, मतलब जो पैसा है क्या, मतलब जो पैसे की वजह से सारा सुख मिल सकता है। सो व्हाट इज़ ट्रू वेल्थ, ये आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग खुद अपने राय बता सकते हो कि आप पैसा यहाँ पर एक तरीके से हैप्पीनेस को बाय कर सकता है या हैप्पीनेस को बाय नहीं कर सकता। तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय इसके बारे में ज़रूर लिखना, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन माइंड के लिए, मानव के दिमाग के लिए क्या एग्जैक्टली वेल्थ हो सकता है, इंसान के लिए वेल्थ के लिए, इंसान के दिमाग के लिए क्या वेल्थ एग्जैक्टली, ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, और यहाँ पर मतलब फिर से मैं आपको एक बार बोल देता हूँ, स्टेटमेंट है उसको एनालाइज करना कि मनी कांट बाय वन हैप्पीनेस, क्या पैसा जो है किसी की हैप्पीनेस को खरीद नहीं सकता या पैसा आपको खुश नहीं कर सकता। तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखो बोला गया जो सोशल वेलबिंगनेस है। ठीक है, यहाँ पर इसको मेजर किया जा सकता है। देखो यहाँ पर मेजर कैसे किया जा सकता है, आप लोग यहाँ पर इसको पैसे से नहीं तोल सकते, इसको आप इनकम एक्सपेंडिचर से नहीं तोल सकते। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हैप्पीनेस के अंदर काउंट होती हैं। ठीक है, हेल्थ के अंदर काउंट होती हैं, सोशल नेटवर्क हो गया आपका, ओवरऑल आपका डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ये फोकस रखा जाता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वेल्थ से आप इससे रिलेट नहीं कर सकते हो, आप अपनी हैप्पीनेस को वेल्थ से रिलेट नहीं कर सकते हो। ये चीज़ें कुछ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया, देखो जो फोकस है हमारा वो यहाँ पर रिलेटिव इनकम के ऊपर होता है। रिलेटिव इनकम मतलब पैसा कमाना और उस पैसे के ऊपर यहाँ पर एक्सपेंडिचर करना, वो यहाँ पर मैटर करता है। लेकिन जो ज़्यादा मैटर करता है वो यहाँ पर सोशल वेलबिंग भी मैटर करता है। सोशल वेलबिंग की हमें ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पर। ठीक है, एक सेटिस्फैक्शन की भी हम लोग को आज के टाइम पर काफ़ी हद तक ज़रूरत है, देखने को मिल जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक चीज़ पर ये ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पर जो आप इनकम एक्सपेंडिचर है, जो आपके रिलेटिव इनकम है या फिर सोशल वेलबिंग है, आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन दोनों को आप बैलेंस करके चलते हो तो वो ज़्यादा मैटर करेगी, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में एक छोटी सी चीज़ है जो कि आप लोगों को एनालाइज करना है। फिलहाल तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर आप लोग मुझे आप बता सकते हो कि जैसे मैंने आपको पूछा है उसके रिगार्डिंग आपका आंसर है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे कि आप लोगों की क्या क्या राय आती है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर किसका सबसे बेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि मनी यहाँ पर क्या किसी की हैप्पीनेस को बाय कर सकता है या मनी से ही सारी खुशियाँ हैं। तो लेकिन यहाँ पे बताना है आपके दिमाग के लिए क्या एग्जैक्टली वेल्थ है, आपको क्या सेटिस्फाई कर सकता है, ह्यूमन माइंड को क्या सेटिस्फाई कर सकता है, ह्यूमन माइंड के लिए क्या वेल्थ है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एनालाइज करके आपको नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल फोकस ये रखा गया है कि देखो जो सब्जेक्टिव वेलबींग है, यानी कि जो मानव का हैप्पीनेस है प्लस जो रिलेटिव इनकम है, जो वो पैसा खर्च रहा है, कमा रहा है, ठीक है, उन चीज़ को आपको इक्वली लेकर चलना पड़ेगा। उसके ऊपर मेन फोकस रखा गया है, उससे यहाँ पर इंसान की ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं फिर लेक्चर को समाप्त। यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया अपने सारे आर्टिकल्स को कवर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।